नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत सभी लोगों का मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और पिछली जो हमारी क्लास थी वो सदन और राज्य विधानमंडल के बारे में थी। जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, संसद और राज्य विधानमंडल का जो टॉपिक है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसलिए इस टॉपिक को हमने कुछ पार्ट्स में बांटकर पढ़ने की बात की थी और उसी संदर्भ में संसद और विधानमंडल की जो क्लास है उसका ये दूसरा पार्ट है। क्लास प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, पॉलिटी स्पेशल बैच के अंतर्गत ये हमारी क्लास हो रही है और पॉलिटी स्पेशल बैच हमने मुख्य रूप से शुरू किया है सिविल सेवा के विद्यार्थियों को फोकस करते हुए। और हमारा ये प्रयास है कि इस पॉलिटी स्पेशल बैच में भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करा जाए। यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे, मीमांसा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जब आप जाएंगे तो वहां आपको पॉलिटी स्पेशल बैच नाम से एक प्लेलिस्ट प्राप्त होगी। उस प्लेलिस्ट में राजनीति या भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय संविधान के सभी टॉपिक्स जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो एक सीरियल में, एक व्यवस्थित क्रम में और एक नियोजित क्रम में आपको वहां मिलने वाले हैं। तो आइए इसी कड़ी में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम संसद और राज्य विधानमंडल के बारे में जिन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं वो है संसद और विधानमंडलों का जो सत्र होता है उसका प्रारंभ कैसे होता है, सत्र प्रारंभ कौन करता है, सत्र को स्थगित कौन करता है, सत्रावसन कौन करता है, सत्र का विघटन किस प्रकार से किया जाता है या यूं कहें कि सदन का विघटन किस प्रकार से किया जाता है, सदन में अभिभाषण क्या होता है, सदन में विशेष अभिभाषण क्या होता है, राष्ट्रपति किस प्रकार के संदेश सदन को, संसद को दे सकता है, इसी प्रकार राज्यपाल किस प्रकार के संदेश विधानमंडल को दे सकता है और सदनों के जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं। पुनः मैं आपको बता दूं, संसद और विधानमंडल के जो कार्य होते हैं वो एक जैसे होते हैं, इसलिए तुलनात्मक रूप से हम इनको पढ़ रहे हैं। हालांकि संसद का जो वर्णन दिया गया है वो संविधान के भाग 5 में दिया गया है। भाग 5 के अध्याय 2 में संसद का वर्णन दिया गया है, जबकि विधानमंडलों का वर्णन हमारे संविधान के भाग 6 में दिया गया है और भाग 6 के अध्याय 3 में विधानमंडलों के बारे में प्रावधान किया गया है। भाग अलग अलग हैं लेकिन फिर भी इन्हें साथ पढ़ने का कारण है इनका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना। हम देखेंगे कि किस प्रकार से लोकसभा और विधानसभा के सत्र में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं, लोकसभा के सत्र का स्थगन कैसे होता है, राज्यसभा के सत्र का स्थगन कैसे होता है। इसी प्रकार विधान परिषद और विधानसभा के बारे में हम साथ ही साथ बात करेंगे जिससे जो समानताएं और विभिन्नताएं हैं वो हमें समझ में आ सके। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सत्रों के बारे में, सदन के जो सत्र होते हैं उनके बारे में। सबसे पहला टर्म यहां पर है सत्र आहूत करना। सत्र आहूत करने का तात्पर्य है सत्र को प्रारंभ करना। देखिए, जब भी किसी प्रकार की कोई भी निर्णय सदन में या संसद में या विधानमंडल के किसी सदन में लेने होते हैं तो उसके लिए संसद या विधानमंडल का एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग को क्या कहा जाता है, उस मीटिंग को सत्र कहा जाता है। और सत्र बुलाने के लिए, सत्र आहूत करने के लिए या सत्र प्रारंभ करने के लिए हमारे संविधान में किसे अधिकृत किया गया है? सत्र आहूत करने के लिए या किसी भी सदन का सत्र प्रारंभ करने के लिए, संसद के किसी भी सदन का सत्र प्रारंभ करने के लिए, चाहे लोकसभा का सत्र प्रारंभ करना हो, चाहे राज्यसभा का सत्र प्रारंभ करना हो, सत्र आहूत करना हो, उसके लिए अधिकृत किया गया है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आहूत करेगा संसद के सदनों को और ऐसे समय और ऐसे स्थान पर उन सदनों के सत्र को आहूत करेगा राष्ट्रपति जो वह ठीक समझता है। तो साथ ही साथ सत्र आहूत करने के साथ ही साथ समय के बारे में भी बताया गया है और स्थान के बारे में भी बताया गया है कि किस स्थान और किस समय पर सत्र को आहूत किया जाएगा, सत्र को प्रारंभ किया जाएगा। विधानमंडलों के बारे में यदि हम बात करें तो विधानमंडलों में सत्र आहूत करने के लिए अधिकृत किया गया है राज्यपाल को। अर्थात विधानमंडलों के जो सत्र हैं, चाहे विधान परिषद का हो चाहे विधानसभा का हो, वो सत्र किसके द्वारा आहूत किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा
उस स्थान और उस समय पर जैसा राज्यपाल को ठीक लगे, जैसा राज्यपाल ठीक समझे। एक चीज और यहां बताई गई है सत्र आहूत करने के प्रावधानों के अंतर्गत कि जो एक सत्र की बैठक है, अर्थात पहला जो एक सत्र जो प्रारंभ होगा सदन का और उससे अगला जो सत्र प्रारंभ होगा, उन सत्रों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी एक सत्र की अंतिम बैठक, सत्र के अंतर्गत क्या होती है, सदनों की बैठक होती है। तो एक सत्र की जब समाप्ति हो और दूसरे सत्र का जब प्रारंभ किया जाए, उन दोनों के मध्य अंतर 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और विधानमंडलों के बारे में भी यही सेम प्रावधान है कि 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात करी हमने सत्र आहूत करने के बारे में या सत्र प्रारंभ करने के बारे में कि सत्र प्रारंभ कौन करेगा। अब हम बात करते हैं सत्रावसन के बारे में, या सत्र का अंत कौन करेगा। सत्रावसन या सत्र का अंत कौन करेगा। सत्र का अंत या सत्रावसन भी किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। समय के बारे में भी बताया गया है कि समय समय पर ऐसा राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार विधानमंडल के जो सत्र हैं उनका सत्रावसन किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है, इसके लिए क्या कहा गया है कि समय समय पर यह कार्य राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो सत्र प्रारंभ करने की बात की हमने, सत्र को अंत करने की, सत्रावसन करने की बात की। तो तीसरा है विघटन करना, लोकसभा का विघटन और विधानसभा का विघटन। देखिए संसद है 2 सदनों से मिलकर बनी होती है, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह राज्य के विधानमंडल भी 2 सदनों से मिलकर बने होते हैं, एक तो विधान परिषद और एक विधान सभा। तो संसद के जो 2 सदन है उनमें से राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये हम पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार विधान परिषद का भी विघटन नहीं होता। लोकसभा और विधानसभा का क्या किया जा सकता है, विघटन किया जा सकता है। लोकसभा का जो विघटन किया जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, जबकि विधानसभा का विघटन जो किया जाएगा वो राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। कब किया जाएगा इसके बारे में सिर्फ इतना बताया गया है, समय समय पर ऐसा किया जाएगा। इससे आगे और कुछ संविधान के अंतर्गत नहीं बताया गया है। तो 3 टर्म्स को हमने पढ़ा, 3 चीजों को हमने पढ़ा। पहला सत्र प्रारंभ करना, या क्या कहते हैं उसे, सत्र आहूत करना, किसके द्वारा किया जाएगा हमने देखा। उसके बाद सत्रावसन करना या सत्र को समाप्त करना, किसके द्वारा किया जाएगा, कब किया जाएगा, इसके बारे में हम बात करी। और तीसरी चीज है लोकसभा और विधानसभा का विघटन करना, यह भी किसके द्वारा किया जाएगा हमने देखा। 3 टर्म्स को हमने समझ लिया। अब एक शब्द और आपको जब संसद के बारे में आप पढ़ते हैं या समाचार पत्रों में आप पढ़ते हैं तो एक शब्द और आपको कई बार सुनने को मिलता है, वो है सत्र का स्थगन करना। सत्र का स्थगन करना। तो पिछले जो 3 शब्द हमने पढ़े, सत्र को प्रारंभ करना जिसे हमने क्या कहा था, सत्र आहूत करना। दूसरा शब्द हमने पढ़ा था सत्रावसन करना, और तीसरा शब्द हमने पढ़ा था लोकसभा और विधानसभा का विघटन करना। ये तीनों के तीनों जो शब्द हैं इनका वर्णन भारत के संविधान में स्पष्ट रूप से दिया गया है। संविधान में ये स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं। और सत्र आहूत और सत्रावसन और विघटन करने का जो अधिकृत किया गया है संसद के संदर्भ में, तो इसके लिए किसको किया गया है, संसद के संदर्भ में तो किया गया है राष्ट्रपति को, और विधानमंडल के संदर्भ में किसको किया गया है, विधानमंडल के संबंध में इन तीनों के लिए किसे अधिकृत किया गया है, राज्यपाल को अधिकृत किया गया है। लेकिन सत्र स्थगन नाम का एक शब्द हमें और सुनने को मिलता है। यह सत्र स्थगन जो शब्द है ये विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है कि संविधान में इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया है। देखिए प्रश्न यहीं से बनते हैं, पूछा जाता है कि कब तो सत्र स्थगन किया जाता है, कब सत्रावसन किया जाता है, कब सत्र प्रारंभ किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, और इनमें से कौन सी चीज संविधान में वर्णित है, कौन सी चीज संविधान में वर्णित नहीं है। तो इसका संविधान में वर्णन नहीं है। तो आप संविधान में वर्णन नहीं है तो फिर कहां वर्णन है। देखिए जब भी सदन और विधानमंडलों के बारे में बात की गई है हमारे संविधान में, तो उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो संविधान में ही कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, संविधान में ही कुछ बातें बताई गई हैं, और जो बातें संविधान में नहीं बताई गई उनके संदर्भ में संविधान में क्या लिखा गया है कि सदन खुद इनके लिए या संसद या विधानमंडल स्वयं इनके लिए क्या करेगा, निर्णय करेगा। तो सत्र स्थगन संबंधी जो बात है वो संविधान में वर्णित नहीं की गई है। इसका जो वर्णन किया गया है वो सदन के प्रक्रिया नियमों में किया गया है। सदन के प्रक्रिया जो नियम है उनमें किया गया है। अर्थात लोकसभा प्रक्रिया नियमों में लोकसभा के स्थगन की बात कही गई है,
राज्यसभा के प्रक्रिया नियम में राज्यसभा का स्थगन कैसे होगा, किस प्रकार होगा, इसके बारे में बताया गया है। और इसी प्रकार राज्य की विधानमंडल के जो प्रक्रिया नियम बनाए गए हैं उनमें इस सत्र स्थगन के बारे में बात की गई है। तो सत्र स्थगन जो किया जाएगा वो सत्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्र के पीठासीन अधिकारी का तात्पर्य क्या है? लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति द्वारा, विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा और विधान परिषद के मामले में विधान परिषद के सभापति द्वारा क्या किया जाएगा? सत्र का स्थगन किया जाएगा। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि सत्र का स्थगन किसके द्वारा किया जाएगा? सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। और यह बात किसमें कही गई है? हमारे संविधान में नहीं कही गई, किसमें कही गई है? सदन के प्रक्रिया नियमों में इस बात को कहा गया है। जैसे ही सत्र का स्थगन हो जाएगा, इसका तात्पर्य है सदन की जो बैठक चल रही है वो क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखना आपको, जब सत्र, इससे पहले हमने बात की थी सत्रावसन, सत्रावसन से तो क्या हो जाएगा? सदन के सत्र का ही क्या हो जाता है? अंत हो जाता है, सदन का सत्र समाप्त हो जाता है। लेकिन सत्र के स्थगन से सदन का सत्र समाप्त नहीं होता, केवल जो बैठक चल रही है उस समय वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो सदन की जो बैठक होती है वही इससे समाप्त होती है। इससे न तो सदन का विघटन होता है और ना ही क्या होता है? सत्र की क्या होती है? समाप्ति होती है। जबकि लोकसभा के विघटन और लोकसभा के विघटन या किसी सदन के सत्रावसन से उस सदन का सत्र ही समाप्त हो जाता है। तो ये एक प्रमुख अंतर आपको ध्यान रखना है। सत्र स्थगन से क्या नहीं होता है? सत्र समाप्त नहीं होता है, ना ही लोकसभा या विधानसभा का विघटन होता है। लेकिन जब विघटन होता है या फिर सत्रावसन होता है तो उससे उस सदन का सत्र क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। चूंकि सत्र स्थगन से किसी प्रकार का जो ना तो लोकसभा का विघटन होता है, ना ही विधानसभा का क्या होता है? विघटन होता है, ना ही जो सत्र चल रहा है उसका अंत होता है। इसलिए उस सत्र में जो विधेयक सदन में लंबित हैं, जो बिल्स सदन में लंबित हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रस्ताव इस सत्र के स्थगन से नहीं पड़ता है। और जो सत्र का स्थगन किया जाता है वो कई बार तो एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। पीठासीन अधिकारी एक निश्चित समय के लिए या तो कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए क्या कर देता है? सत्र को स्थगित कर देता है। और कई बार पीठासीन अधिकारी द्वारा निश्चित समय के लिए नहीं, अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है। और अनिश्चित काल के लिए जब सदन का स्थगन किया जाता है तो उसे साइन डाई कहते हैं, अर्थात एक अनिश्चित समय के लिए सत्र स्थगित रहेगा। तो ये बात करी हमने सत्रावसन की, सत्र आहूत करने की, सत्र स्थगन करने की और लोकसभा और विधानसभा के विघटन की बातें और उनसे किसी बिल पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में हमने बात की। आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है, जो सत्र स्थगन की बात की गई है वो संविधान में नहीं की गई है, इसके लिए अधिकृत किया गया है सदन के अध्यक्ष को प्रक्रिया नियमों के माध्यम से। अब हम बात करते हैं कि सत्रावसन और सत्र स्थगन और लोकसभा या विधानसभा का विघटन हो जाता है, उस स्थिति में जो बिल पेंडिंग है, जो विधेयक पेंडिंग है सदन के समक्ष, उन पर क्या असर पड़ता है? तो देखिए, सत्रावसन अर्थात सदन का जब सत्र समाप्त हो जाए तो सत्रावसन से या फिर सत्र के स्थगन से जो भी विधेयक सदन के अंतर्गत क्या है? लंबित है, उस सत्र में जो भी विधेयक लंबित है उस पर किसी प्रकार का असर नहीं होता, विधेयक लैप्स नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का असर सत्रावसन या सत्र के स्थगन से लंबित विधेयक पर नहीं होता है। जबकि यदि विघटन हो जाता है सदन का, तो विघटन किसका होता है? संसद में तो किसका? लोकसभा का, और विधानमंडल में किसका? विधानसभा का क्या हो सकता है? विघटन हो जाता है। तो जब संसद के अंतर्गत लोकसभा का और विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा का जब विघटन हो जाता है, उस स्थिति में उस सत्र में या विधानसभा या लोकसभा में जो पेंडिंग बिल हैं, जो विधेयक अभी पेंडिंग है, लंबित हैं, उन पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, ऐसे विधेयक जो क्या है?
राज्यसभा में लंबित हैं, राज्यसभा में तो क्या है, लंबित हैं, और लोकसभा में पहुंचे ही नहीं है, यानी वो कहां पेंडिंग है। देखिए, किसी भी विधेयक को पारित होने के लिए दोनों सदनों से पारित होना पड़ता है। जैसे संसद से पारित करने का तात्पर्य क्या होगा, राज्यसभा से भी वो पारित हो और लोकसभा भी से भी वो क्या हो, पारित हो। अब माना कोई बिल है, वो कहां आता है, बिल कहां आता है, राज्यसभा में आता है। पहले इंट्रोड्यूस कहां किया जाता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, या उसका प्रस्तुत जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है, राज्यसभा में किया जाता है। और ये बिल अभी लंबित है कहां, राज्यसभा में ही, लोकसभा के पास में पहुंचा ही नहीं है, लोकसभा के पास में पहुंचा ही नहीं है। तो ऐसे बिलों पर किसी प्रकार का असर नहीं होगा, अर्थात वो लैप्स नहीं होंगे, समाप्त नहीं होंगे। इसी प्रकार राज्य के विधानमंडल के संदर्भ में ऐसे बिल जो विधान परिषद में ही क्या है, लंबित हैं, विधानसभा तक पहुंचे ही नहीं है, वो लैप्स नहीं होंगे, वो समाप्त नहीं होंगे। जबकि ऐसे विधेयक जो लोकसभा में लंबित हैं, वो क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे लोकसभा के विघटन से। इसी प्रकार विधानसभा में लंबित यदि कोई विधेयक है तो वो विधानसभा के समाप्त होने, विधानसभा के विघटन होने से क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे विधेयक जो लोकसभा से तो क्या हो गए, पारित हो गए, लेकिन राज्यसभा में क्या है, लंबित है। देखिए, बिल का मैंने आपको बताया, बिल पास कब होगा, जब दोनों सदनों द्वारा क्या हो जाए, पारित हो जाए। अब ऐसे विधेयक जो लोकसभा में स्टार्ट हुए, लोकसभा में स्टार्ट होके लोकसभा से कहां आए, वो राज्यसभा में आए, और राज्यसभा में क्या है, इस समय क्या है, लंबित हैं, और इसी दौरान लोकसभा क्या हो जाती है, यदि विघटित हो जाती है तो ऐसे विधेयक क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। तो दो प्रकार के विधेयक या बिल तो क्या हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। किस स्थिति में, जब लोकसभा या विधानसभा का विघटन हो जाता है। जबकि कुछ प्रकार के विधेयक लैप्स नहीं होते हैं। वे विधेयक या बिल कौन से होते हैं, वे विधेयक या बिल वो होते हैं जो कि राज्यसभा में ही लंबित हैं या विधान परिषद में ही लंबित हैं, लोकसभा या विधानसभा तक पहुंचे ही नहीं हैं। इनको छोड़कर शेष सभी विधेयक तो लैप्स हो जाएंगे लोकसभा या विधानसभा के विघटन पर, और ये विधेयक लैप्स नहीं होंगे। इस जो टॉपिक है उससे कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से विधेयक तो लोकसभा या विधानसभा के विघटन से क्या हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे, और कौन से नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं अगले जो टर्म है जो हमें संसद और राज्य विधानमंडल के संदर्भ में पढ़ना है, वो है अभिभाषण और विशेष अभिभाषण। देखिए, अभिभाषण और विशेष अभिभाषण, जब जल्दबाजी में आप संविधान का अध्ययन करते हैं तो अभिभाषण और विशेष अभिभाषण को आप एक ही चीज मान बैठते हैं और एक ही तरीके से पढ़ बैठते हैं। जबकि अगर बारीकी से आप देखेंगे तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, या राज्यपाल के अभिभाषण और राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के लिए हमारे संविधान में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग बातें बताई गई हैं। पहले हम बात करेंगे अभिभाषण की और दूसरी तरफ हम बात करेंगे विशेष अभिभाषण की। अभिभाषण यदि संसद के संदर्भ में हम बात करेंगे तो वो किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, और यदि राज्य विधानमंडल के बारे में बात करेंगे तो वो किसके द्वारा दिया जाता है, राज्यपाल के द्वारा। इसी तरह विशेष अभिभाषण भी संसद के मामले में किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य विधानमंडल के मामले में किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। अभिभाषण को यदि हम देखें तो अभिभाषण किसी भी एक सदन में दिया जा सकता है, या तो किस में दिया जा सकता है, किसी भी एक सदन में, यानी राज्यसभा में भी राष्ट्रपति दे सकता है और लोकसभा में भी राष्ट्रपति दे सकता है। ठीक है, राज्यसभा में भी दे सकता है और लोकसभा में भी दे सकता है। कौन, राष्ट्रपति। यदि राज्य के विधानमंडलों के बारे में बात करें तो या तो विधानसभा में दिया जा सकता है या विधान परिषद में दिया जा सकता है, यानी किसी एक सदन में दिया जा सकता है। ठीक है। विशेष अभिभाषण, पहले हम अभिभाषण की बात कर लेते हैं। तो अभिभाषण को हमने देखा किसी भी सदन में दिया जा सकता है, किसी भी एक सदन में उसको राष्ट्रपति द्वारा या राज्यपाल के द्वारा दिया जा सकता है, या फिर एक साथ समवेत दोनों सदनों में, सदन जो कि एक साथ बैठे, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन एक साथ समवेत हों। ध्यान रखना आपको, संयुक्त बैठक
और एक साथ समवेत दोनों सदनों के मध्य अंतर है। इससे भी अगर आप बारीकी से नहीं देखेंगे तो एक साथ समवेत दोनों सदन और संयुक्त बैठक को आप एक मान बैठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक साथ समवेत सदन का तात्पर्य है दोनों सदनों का एक साथ बैठना, जबकि संयुक्त बैठक का तात्पर्य है कोई मतभेद होने की स्थिति में लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ बैठ के वोटिंग करना। तो संयुक्त बैठक अलग है और एक साथ समवेत बैठक अलग है। तो अब अभिभाषण कब होता है? पहला, किसी भी एक सदन में, या तो राज्यसभा में या लोकसभा में कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है। जबकि एक साथ समवेत दोनों सदनों में भी अभिभाषण दिया जा सकता है। अलग अलग भी दिया जा सकता है और एक साथ दोनों सदनों को भी क्या कर सकता है? अभिभाषण दिया जा सकता है। और राष्ट्रपति इस अभिभाषण में सदस्यों से उपस्थिति की, जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं उनसे उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। इसी प्रकार राज्य के विधानमंडल के मामलों में या तो एक सदन में या एक साथ दोनों सदनों में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अभिभाषण दे सकता है। एक सदन में या एक साथ बैठे दोनों सदनों में राज्यपाल क्या कर सकता है? अभिभाषण दे सकता है राज्य के विधानमंडलों के मामले में। अब बात करते हैं विशेष अभिभाषण के बारे में। विशेष अभिभाषण कब दिया जाता है? संसद के बारे में यदि हम बात करें तो जब लोकसभा या विधानसभा, संसद के बारे में बात करेंगे तो लोकसभा और विधानमंडलों के बारे में बात करेंगे तो विधानसभा का जब गठन होता है उसके पश्चात उनका जो पहला सेशन होता है, पहला जो सत्र होता है, उसमें राष्ट्रपति क्या देता है? विशेष अभिभाषण देता है। ठीक है, यहां पहले सत्र की कोई बात नहीं कही गई है, तो अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में अंतर आप याद रखेंगे कि अभिभाषण तो कभी भी दिया जा सकता है। विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति या राज्यपाल कब देते हैं? जब लोकसभा और विधानसभा का पहली बार क्या होता है? गठन होता है, और गठन होने के पश्चात उनका पहला जो सेशन होता है, प्रथम जो सत्र होता है, उसमें विशेष अभिभाषण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक साथ दोनों सदनों में भी राष्ट्रपति क्या दे सकता है? विशेष अभिभाषण दे सकता है। कब? प्रति वर्ष जो पहला सेशन होगा। तो विशेष अभिभाषण दो स्थितियों में दिया जाएगा। पहली स्थिति कौन सी? जब लोकसभा या विधानसभा का गठन हो, उस गठन के पश्चात जो पहला सेशन होगा तब। और दूसरा, जब लोकसभा और विधानसभा का हर वर्ष पहला जब सेशन होगा, दोनों सदनों का एक साथ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ जब पहले सेशन में बैठेंगी वर्ष के प्रारंभ में। इसी तरह विधानसभा और विधान परिषद जब दोनों एक साथ बैठेंगे वर्ष के पहले सेशन में, तब राष्ट्रपति या राज्यपाल विशेष अभिभाषण देंगे। तो विशेष अभिभाषण के बारे में एक बात आप नोट करें, बहुत महत्वपूर्ण, कि आपने देखा कि अभिभाषण तो राज्यसभा में भी दिया जा सकता है, लोकसभा में भी दिया जा सकता है, इसी तरह विधानसभा में भी दिया जा सकता है और विधान परिषद में भी दिया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन विशेष अभिभाषण केवल और केवल किस में दिया जाएगा? लोकसभा में दिया जाएगा, या फिर एक साथ बैठे दोनों सदनों में दिया जाएगा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों साथ बैठेंगी तो दिया जाएगा, और अकेले केवल किसको दिया जा सकता है? लोकसभा को विशेष अभिभाषण राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राज्यसभा को अकेले राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण नहीं दे सकता। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। अब जब विशेष अभिभाषण किया जाता है तब राष्ट्रपति को सदन को क्या बताना पड़ता है? उसके आह्वान का कारण बताना पड़ता है कि विशेष अभिभाषण मैं क्यों दे रहा हूं, उसका कारण बताता है वो। साथ ही साथ विशेष अभिभाषण में जो कुछ विषय होते हैं वो निश्चित किए जाते हैं, उन पर क्या होती है? चर्चा होती है, और ये जो चर्चा होती है ये सदन के नियमों के अंतर्गत होती है। उसके लिए एक निश्चित समय सदन में दिया जाता है। तो एक निश्चित समय राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के लिए दिया जाता है, और इस अभिभाषण में कुछ निश्चित विषयों पर क्या होती है? चर्चा होती है। और ये बातें अभिभाषण के मामले में, सिर्फ अभिभाषण के मामले में लागू नहीं होती, ये किस में होती है? विशेष अभिभाषण के मामले में ही लागू होता है। तो ये सूक्ष्म अंतर था अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में। अब चलते हैं, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल सदनों को, राष्ट्रपति क्या संसद को और राज्यपाल क्या राज्य विधानमंडल के सदनों को कोई संदेश भेज सकते हैं? तो हां, संदेश भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति भी संसद के सदनों को संदेश भेज सकता है, और राज्यपाल भी विधानमंडल के सदनों को क्या भेज सकता है? संदेश भेज सकता है। कब भेज सकता है संदेश? अब बात करते हैं संदेश कब भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो कोई विधेयक यदि लंबित है
तो उस लंबित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति क्या दे सकता है, संदेश भेज सकता है किसी भी सदन को। इसके अतिरिक्त कोई अन्य संदेश भी राष्ट्रपति सदनों को भेज सकता है, यानी किसी लंबित विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है या फिर किसी अन्य विषय पर राष्ट्रपति किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है। और उस संदेश पर जिस भी सदन को यह संदेश भेजा गया है, वो सदन, चाहे लोकसभा को भेजा गया हो चाहे राज्यसभा को भेजा गया हो, वो सदन उस पर शीघ्रातिशीघ्र क्या करेगा, शीघ्रता से विचार करेगा। कितने समय में, ऐसा कोई वर्णन नहीं दिया गया है, केवल क्या कहा गया है कि शीघ्रता से इस पर विचार किया जाएगा जो संदेश राष्ट्रपति या राज्यपाल ने भेजा है उसके ऊपर। और विधानमंडल के बारे में भी ऐसे के ऐसे ही प्रावधान किए गए हैं कि राज्यपाल किसी भी सदन को संदेश भेज सकता है लंबित विधेयक के बारे में या अन्य किसी विषय के बारे में। और जिस सदन को, चाहे विधान परिषद को भेजा गया हो चाहे विधानसभा को भेजा गया हो, दोनों ही जैसे ही उनको यह संदेश प्राप्त होगा उसके ऊपर यह शीघ्रता से विचार करेंगे। तो हमने अभिभाषण को समझा, विशेष अभिभाषण को समझा, हमने संदेश को समझा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल कैसे संदेश भेज सकते हैं सदनों के पास। इसके अतिरिक्त हम देख चुके हैं सत्रावसन, सत्र स्थगन, सत्र आहूत करना और लोकसभा और विधानसभा को विघटित करना। इतनी चीजों के बारे में अब तक की क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और क्लास का जो अंतिम बिंदु है उसके बारे में बात करते हैं, और वो है संसद के अधिकारियों के बारे में। अब संसद के अधिकारी देखिए कौन होते हैं। संसद के अधिकारी होते हैं सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो संसद के बारे में यदि हम बात करें तो दो सदन हम देखते हैं संसद में, राज्यसभा और लोकसभा। आप सभी को मालूम है राज्यसभा का जो अध्यक्षता करता है उसे कहा जाता है सभापति, और सभापति के बाद होते हैं उपसभापति। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में राज्यसभा में क्या होते हैं, सभापति और उपसभापति। जबकि लोकसभा में क्या कौन होते हैं सदन अधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसी तरह विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। ये होते हैं संसद के अधिकारी। तो संसद के अधिकारी कौन कौन हुए, राज्यसभा के संसद के अधिकारी तो कौन कौन हुए, राज्यसभा में तो सभापति और उपसभापति, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानमंडल के अधिकारियों की यदि हम बात करें तो विधानमंडल के अधिकारी विधानसभा में तो कौन है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और विधान परिषद यदि किसी राज्य में है तो वहां होंगे कौन, सभापति और उपसभापति। अब हम बात करते हैं कि संसद के इन अधिकारियों का चुनाव किस प्रकार से किया जाता है, कैसे संसद के इन अधिकारियों को चुना जाता है। तो आइए बात करें। सबसे पहले हम बात करें राज्यसभा के सभापति की। तो राज्यसभा के सभापति, जब हमने उपराष्ट्रपति के बारे में बात की थी, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करते हुए हमने देखा था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। अर्थात राज्यसभा के सभापति का किसी प्रकार का चुनाव नहीं होता है। उपराष्ट्रपति स्वतः ही हमारे संविधान के उपबंधों के अनुसार राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। जबकि शेष जो अधिकारी होते हैं, चाहे राज्यसभा का उपसभापति हो, लोकसभा का अध्यक्ष हो, लोकसभा का उपाध्यक्ष हो, इसी तरह विधानसभा की और विधान परिषद के बाकी के अधिकारी हो, उन सभी का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। और चुनाव कैसे किया जाता है, जो सदन है उसके सदस्य अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। जैसे राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कैसे किया जाएगा, राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से किसी एक सदस्य को क्या चुन लेंगे, उपसभापति चुन लेंगे। इसी तरह लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लेंगे। इसी तरह लोकसभा के ही जो सदस्य हैं वो अपने में से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुन लेंगे। और ऐसे ही विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष और एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में चुनेंगे। और विधान परिषद के मामले में भी ऐसा ही होगा, एक सदस्य को क्या चुना जाएगा, सभापति, और एक सदस्य को क्या चुना जाएगा, उपसभापति। और यह चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा, सदन के जो सदस्य हैं वो ही अपने में से किसी एक का चुनाव कर लेंगे। तो ये बात करी कि हमने सदन के अधिकारी कौन कौन होते हैं और उनका चुनाव किस प्रकार से, किस विधि के माध्यम से किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि संसद में जो सदन के अधिकारियों की हमने बात करी, या विधानमंडल में सदन के अधिकारियों की हमने बात करी, यदि उनका पद रिक्त हो जाता है,
तो ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं जब उनके पद में रिक्तता आ जाए या उनका पद खाली हो जाए, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हमारे संविधान में वर्णित की गई हैं। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति का पद तो कब रिक्त हो सकता है, जब उपराष्ट्रपति ही अपने पद पर ना हो। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति ही पदेन सभापति होता है, किसका? राज्यसभा का। तो राज्यसभा के सभापति का पद खाली कब हो जाएगा? जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा, उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा। उस स्थिति में क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति जब हो जाएगी, तब राज्यसभा का सभापति का पद भी स्वतः ही क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा। अब हम बात करें राज्यसभा के उपसभापति का पद, या लोकसभा के अध्यक्ष का पद, लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद, या विधानसभा के अध्यक्ष का पद, या विधानसभा के उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के उपसभापति, इन सभी का पद कब रिक्त हो जाता है? जब ये लोग संबंधित सदन के सदस्य न रहें, या तो सदन के सदस्य रहने के अयोग्य हो जाएं। सदस्य कब नहीं रहेंगे? या तो अयोग्य हो जाएं, या ये अपना इस्तीफा दे दें, त्यागपत्र दे दें, या इनकी मृत्यु हो जाए। इस स्थिति में ये क्या नहीं रहेंगे? सदन के सदस्य नहीं रहेंगे। और जब सदन के सदस्य नहीं रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? सभापति भी नहीं रहेंगे, अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे और उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे। तो कहने का तात्पर्य है, यदि राज्यसभा उपसभापति के रूप में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहेगा, तो उस स्थिति में वो क्या नहीं रहेगा? राज्यसभा का उपसभापति भी नहीं रहेगा। इसी प्रकार लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा कोई व्यक्ति यदि लोकसभा का सदस्य ना रहे, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से ये सभी सदनों पर लागू होता है। तो ये थी पद रिक्तता की स्थितियां। अब त्यागपत्र किसको देंगे? जो संसद की ये जो अधिकारियों के बारे में हमने बात की, ये संसद के अधिकारी या विधानमंडल के अधिकारियों की हमने बात करी, तो विधानमंडल के अधिकारी अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? इसके बारे में यदि हम बात करें तो हमारे संविधान में बताया गया है कि राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। पदेन क्या होता है? वो अध्यक्ष, पदेन सभापति होता है किसका? राज्यसभा का। कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है। तो इस स्थिति में चूंकि ये पदेन सदस्य होता है, तो ये कभी भी पदेन अध्यक्ष, पदेन सभापति होता है, तो ये कभी भी सभापति के रूप में अपना त्यागपत्र नहीं दे सकता। सभापति के रूप में ये अपना त्यागपत्र नहीं देता है, उपराष्ट्रपति पद से ये त्यागपत्र देता है। तो जब उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देता है, तब वो राज्यसभा का सभापति नहीं रह जाता। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सभापति राज्यसभा सभापति के पद से त्यागपत्र नहीं देता, उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र देता है। जबकि राज्यसभा के उपसभापति की हम बात करें तो राज्यसभा का उपसभापति को अपना त्यागपत्र यदि देना हो तो वो किसे देगा? राज्यसभा के सभापति को देगा। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो किसे देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। इसी प्रकार लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। तो कहने का तात्पर्य है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। जबकि विधान मंडलों के बारे में हम देखें तो विधान परिषद के सभापति को त्यागपत्र देना होगा तो वो किसको देगा? उपसभापति को। विधान परिषद के उपसभापति को त्यागपत्र देना होगा तो वो किसको देगा? सभापति को। जबकि विधानसभा के अध्यक्ष को त्यागपत्र देना हो तो वो किसको देगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष को देना हो तो वो किसको देगा? अध्यक्ष को। तो एक सामान्य नियम क्या है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को क्या देता है? त्यागपत्र देता है। इसी प्रकार सभापति उपसभापति को और उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देता है। लेकिन यहां एक अपवाद क्या है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र देता ही नहीं है राज्यसभा के सभापति के रूप में, वो उपराष्ट्रपति के रूप में ही त्यागपत्र देता है। तो ये बातें आपको त्यागपत्र के बारे में ध्यान रखनी है। इनसे प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन किसको त्यागपत्र देता है। अब इन त्यागपत्र के विषय में दो चीजें हमें ध्यान रखनी है, नोट के रूप में उन चीजों को मैंने लिखा है। पहली चीज, ये सभी के सभी लोग जब त्यागपत्र देंगे तो वो त्यागपत्र हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? लिखित में दिया जाएगा और अपने हस्ताक्षर करके दिया जाएगा। और यदि लोकसभा और विधानसभा का विघटन होता है, लोकसभा और विधानसभा का विघटन जब होता है, उस विघटन की स्थिति में
लोकसभा और विधानसभा का जो तत्कालीन अध्यक्ष है, विघटन से पूर्व जो तत्कालीन अध्यक्ष है, वो अपने अध्यक्ष पद पर क्या रहता है, बना रहता है। वो अपने अध्यक्ष पद पर बना रहता है। कब तक बना रहता है? जब तक कि नई लोकसभा या नई विधानसभा का क्या ना हो जाए, गठन न हो जाए और उसका प्रथम अधिवेशन न हो जाए। यानी अगली लोकसभा या अगली विधानसभा के गठन होने तक वो अपने पद पर बना रहता है। कौन? लोकसभा और विधानसभा का अध्यक्ष। किस स्थिति में? जब लोकसभा और विधानसभा विघटित हो जाए, उस स्थिति में। अब हम बात करते हैं, त्यागपत्र की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे कि यदि अपने पद से इन संसद या विधानमंडल के जो अधिकारी हैं उनको अगर अपने पद से हटाया जाना हो तो उसके लिए किस प्रक्रिया का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। तो देखिए, संसद के जो अधिकारी हैं उनको यदि पद से हटाना हो, अर्थात राज्यसभा का सभापति, अब राज्यसभा का सभापति है, उसको पद से हटाना, राज्यसभा के सभापति के रूप में वो पद से नहीं हटाया जा सकता क्योंकि उसका पद पदेन होता है। तो उपराष्ट्रपति को जब हटाया जाएगा तो उपराष्ट्रपति को हटाने के तरीके से ही उसे क्या हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा के उपसभापति की, लोकसभा के अध्यक्ष की और लोकसभा के उपाध्यक्ष की। इन तीनों को हटाने के लिए, या फिर बात करें विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति, इसी तरह विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष, इन सभी को यदि पद से हटाना है तो उसके लिए क्या करनी होगी? एक प्रस्ताव लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? प्रस्ताव या संकल्प लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? संकल्प लाना पड़ेगा। और यह संकल्प पारित करना होगा संबंधित सदन को। संबंधित सदन मतलब राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है तो राज्यसभा के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो लोकसभा के द्वारा, इसी तरह लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाना है तो भी लोकसभा के द्वारा, विधान परिषद के सभापति या उपसभापति को हटाना है तो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा, और विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है तो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा क्या करना पड़ेगा? एक संकल्प पारित करना होगा। और यह संकल्प कैसे पारित करना होगा? जो उस सदन की कुल संख्या है, राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या, विधानसभा के मामले में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा के मामले में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या, उस कुल सीटों की संख्या या कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत से एक संकल्प पारित करना होगा। किसको हटाने का? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को अपने पद से हटाने का, या सभापति या उपसभापति को अपने पद से हटाने का संकल्प पारित करना होगा। और ऐसा संकल्प प्रस्तावित करने से पहले यह जरूरी है कि 14 दिन की पूर्व सूचना दे दी जाए। जिस व्यक्ति को हटाया जा रहा है उसे, अध्यक्ष को हटाया जा रहा है तो अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को हटाया जा रहा है तो उपाध्यक्ष को, ये 14 दिन पूर्व सूचना दे दी जाए कि ऐसा संकल्प प्रस्तावित किया जा रहा है। और ऐसा संकल्प पारित होने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है? कुल संख्या, सदन की कुल संख्या का 50%, सदन की कुल संख्या का बहुमत चाहिए इसके लिए, इनको हटाने के लिए। यह था विधानमंडल और संसद के अधिकारी जो हैं उनको अपने पद से हटाया जाना, कि किस प्रकार से वो पद से हटाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सदन के जो अधिकारी जिनकी हमने बात की, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, इनकी जो वोटिंग पावर होती है, इनकी मत देने की जो शक्ति होती है, वो सदन के अंदर किस प्रकार की होती है। देखिए, पहले हम बात करेंगे सदन के उपाध्यक्ष या उपसभापति के बारे में, और इधर हम बात करेंगे सदन के अध्यक्ष या सभापति के बारे में। उपाध्यक्ष या उपसभापति जो होते हैं वो सामान्य सदस्य के रूप में क्या करते हैं? सदैव वोटिंग करते हैं, प्रथमतः ही मतदान करते हैं। ठीक है, निर्णायक मत इनको देने का अधिकार नहीं होता। जब भी सदन में वोटिंग होगी, लोकसभा में है, लोकसभा का क्या है? उपाध्यक्ष है, इसी प्रकार राज्यसभा का क्या है? उपसभापति है, या फिर विधानसभा का क्या है? उपाध्यक्ष है, और विधान परिषद का उपाध्यक्ष है। वो वोटिंग कैसे करेगा? प्रथमतः ही, जैसे बाकी के सदस्य मतदान करते हैं, किसी चीज के ऊपर वोट देते हैं, उसी तरह मतदान वो करेगा। किसी मामले में, सदन के अंतर्गत कोई मामला है, उस पर वोटिंग होनी है, तो वो प्रथमतः ही मतदान करेगा। सामान्य सदस्य के तरह ही मतदान करेंगे। कौन? सदन के उपाध्यक्ष और सदन के जो उपसभापति हैं वो। निर्णायक मत देने का इनको अधिकार नहीं होगा। निर्णायक मत, देखिए, निर्णायक मत कब दिया जाता है? जब वोटिंग में बराबरी की स्थिति बनती है, यानी किसी विषय पर पक्ष में पड़ने वाले वोट और उसके विपक्ष में पड़ने वाले वोट यदि बराबर हों,
उस स्थिति में निर्णायक मत दिया जाता है। तो निर्णायक मत देने का अधिकार सदन के उपाध्यक्ष या उपसभापति को नहीं होता है, चाहे सदन लोकसभा हो, चाहे सदन राज्यसभा हो, चाहे विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा हो। उनके उपाध्यक्ष या उपसभापति हैं, उनको निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। यदि उपसभापति या उपाध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव क्या हो, विचाराधीन हो, हटाए जाने का प्रस्ताव क्या हो, विचाराधीन हो, उस स्थिति में भी ये क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। उस स्थिति पर भी ये क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। इसके बाद साथ ही साथ वोटिंग करने के साथ ही साथ ये क्या लेंगे, कार्यवाही में भी क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। कब, जब इनको स्वयं को हटाने का प्रस्ताव हो उस समय। लेकिन जब इनको स्वयं को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है, उस स्थिति में ये पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे। पीठासीन अधिकारी मतलब ये उपाध्यक्ष या उपसभापति के रूप में उस समय कार्य नहीं करेंगे, सामान्य सदस्य के तौर पर उपस्थित रहेंगे, वोटिंग करेंगे और क्या करेंगे, कार्यवाही में भाग लेंगे। अब हम बात करते हैं सदन के अध्यक्ष या सभापति के बारे में। सदन कौन सा, लोकसभा का भी, राज्यसभा का भी, विधानसभा का भी और विधान परिषद का भी। इनके अध्यक्ष या सभापति जो होते हैं उनकी मत शक्ति किस प्रकार की होती है। देखिए, ये प्रथमतः मतदान नहीं करते हैं, यानी चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे राज्यसभा का सभापति हो, इसी प्रकार विधान परिषद का सभापति हो या विधानसभा का क्या हो, अध्यक्ष हो, ये लोग किसी चीज पर यदि वोटिंग होती है सदन में तो पहली बार क्या नहीं करते हैं, मत नहीं देते हैं, प्रथमतः मतदान नहीं करते हैं। लेकिन वोटिंग में पक्ष और विपक्ष में पड़ने वाले वोट बराबर हो जाएं, यानी बराबरी की स्थिति जब रह जाती है, उस स्थिति में ये निर्णायक मत देते हैं। कैसा मत देते हैं, निर्णायक मत देते हैं। तो यानी साधारण रूप से इन्हें मत शक्ति प्राप्त नहीं होती, लेकिन मतों की बराबरी की स्थिति में इन्हें निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जब इनको स्वयं को हटाने का प्रस्ताव क्या हो, विचाराधीन होता है, यानी अध्यक्ष या सभापति को हटाने का प्रस्ताव यदि विचाराधीन है, उस समय ये निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं रखते हैं। उस समय ये निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस वक्त ये पीठासीन अधिकारी नहीं रहेंगे, सामान्य सदस्य के रूप में क्या करेंगे, वहां उपस्थित रहेंगे। और जब सामान्य सदस्य के रूप में उपस्थित रहेंगे तो सामान्य सदस्यों को मिलने वाला मताधिकार इन्हें भी प्राप्त होगा, अर्थात ये सामान्यतः या साधारण सदस्य की तरह क्या देंगे, मत देंगे। लेकिन यहां एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि ऐसा अधिकार राज्यसभा के सभापति को प्राप्त नहीं होगा, लोकसभा के अध्यक्ष को भी प्राप्त होगा, विधान परिषद के सभापति को भी प्राप्त होगा, विधानसभा के अध्यक्ष को भी प्राप्त होगा, लेकिन राज्यसभा के सभापति को प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगाएं, क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि राज्यसभा का सभापति पदेन होता है, उपराष्ट्रपति होने के कारण वो राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है, वो राज्यसभा का अन्यथा सदस्य नहीं होता है। और निर्णायक मत वो दे सकता है, क्यों? क्योंकि निर्णायक मत देने का अधिकार वो राज्यसभा का सभापति होने के नाते पाता है, ना कि राज्यसभा का सदस्य होने के नाते। और साधारण मत होने का अधिकार केवल वो कब पाता है, जब वो राज्यसभा का सदस्य हो, तभी उसे ये अधिकार प्राप्त हो। लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति ही होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में राज्यसभा के सभापति को क्या नहीं होता है, सामान्य मत देने का अधिकार नहीं होता है। जब इन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब ये सामान्य वोट नहीं दे सकता, केवल निर्णायक वोट ही ये दे सकता है। जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो कार्यवाही में सभी भाग ले सकते हैं, मत भी बाकी लोग दे सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का सभापति नहीं दे सकता। और जब इनको हटाने की कार्यवाही विचाराधीन रहेगी, उस दौरान ये सदन में पीठासीन अधिकारी के रूप में अर्थात अध्यक्ष या सभापति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, साधारण रूप से ये भाग लेंगे सदन की कार्यवाही में। ये थी सदन के अधिकारियों की मत शक्ति के बारे में हमारे संविधान में दिए गए कुछ उपबंध। अब हम बात करते हैं कि संसद के सदनों की जो अध्यक्षता की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा की अध्यक्षता तो किसके द्वारा की जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा।
इसी प्रकार राज्यसभा की जो अध्यक्षता की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी, वो राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाएगी। लेकिन यदि ऐसी कोई स्थिति होती है कि लोकसभा का पद क्या है, या तो रिक्त है, लोकसभा का क्या है, पद रिक्त है, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष क्या है, अनुपस्थित है, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का क्या चल रहा है, संकल्प विचाराधीन है। उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। तो वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा, उस समय लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करने लग जाएगा। यानी लोकसभा के अध्यक्ष का यदि पद रिक्त है, या फिर लोकसभा का अध्यक्ष क्या है, अनुपस्थित है, या उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, तो उस स्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने लग जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसी स्थिति होती है, मान लो कि अध्यक्ष तो है नहीं और उपाध्यक्ष का पद भी क्या है, रिक्त है, उपाध्यक्ष का पद भी क्या है, या तो रिक्त है, या उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित चल रहा है, या फिर उपाध्यक्ष को भी हटाने का संकल्प क्या है, विचाराधीन है, तो ऐसी स्थितियों में फिर सदन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, इस बारे में हमारे संविधान में क्या प्रावधान है। तो देखिए, यदि पद रिक्त होता है, लोकसभा अध्यक्ष का पद भी रिक्त है और उसके बाद उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी लोकसभा का सदस्य क्या करेगा, लोकसभा की अध्यक्षता करेगा। दूसरी स्थिति, यदि क्या चल रहा है, लोकसभा का अध्यक्ष भी क्या है, नहीं है, और लोकसभा का उपाध्यक्ष भी क्या चल रहा है, अनुपस्थित चल रहा है, तो उस स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, इसके बारे में लोकसभा की प्रक्रिया नियमों में बताया गया है। इसके लिए किसको अधिकृत किया गया है संविधान में, कि सदन अपनी प्रक्रिया नियमों के अनुसार इसका निर्धारण करेगा कि यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तब अध्यक्षता कौन करे। जबकि पद रिक्तता की स्थिति में स्पष्ट रूप से संविधान में बता दिया गया है कि पद रिक्तता की स्थिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हैं, तो फिर अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, इसके लिए साफ साफ बता दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा सदस्य के द्वारा की जाएगी। यह साफ साफ संविधान में लिख दिया। लेकिन यदि अनुपस्थिति की स्थिति है या इन्हें हटाने का संकल्प विचाराधीन है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्या है, या तो अनुपस्थित है, या दोनों को हटाने का प्रस्ताव क्या है, विचाराधीन है, उस स्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, इसके बारे में संविधान ने क्या कहा है, इसका निर्णय कौन करेगा, सदन अपनी प्रक्रिया नियम बना के करेगा। तो लोकसभा प्रक्रिया नियमों के अनुसार इसका निर्णय किया जाएगा। और लोकसभा प्रक्रिया नियमों के अंतर्गत एक विशेष बात यहां बताई गई और एक लोकसभा सभापति तालिका बनाई गई। किसके लिए, कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं या दोनों को हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तब लोकसभा की अध्यक्षता कौन करे, इसके लिए क्या बनाई गई, सभापति तालिका बनाई गई। सभापति तालिका क्या होती है, इसे अगली स्लाइड में हम देखने वाले हैं। अब देखिए, इसी प्रकार राज्यसभा की अध्यक्षता के लिए भी प्रावधान किए गए। यदि पद रिक्तता है तो पद रिक्तता की स्थिति में क्या है, राज्यसभा का सभापति का पद भी रिक्त है और उपसभापति का पद भी रिक्त है, दोनों पद क्या है, रिक्त हैं। तब क्या करेगा, अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी राज्यसभा सदस्य द्वारा। यदि राज्यसभा का उपसभापति और उपसभापति दोनों क्या चल रहे हैं, अनुपस्थित चल रहे हैं, एब्सेंट चल रहे हैं, या फिर उनको हटाने का, दोनों को हटाने का संकल्प विचाराधीन है, तो किसके द्वारा अध्यक्षता की जाएगी राज्यसभा की, वो किस पे छोड़ा गया है, राज्यसभा पे छोड़ा गया है कि राज्यसभा अपने प्रक्रिया नियम बनाकर ये निर्णय ले। और राज्यसभा ने इसके लिए क्या बनाई है, राज्यसभा उपसभापति तालिका बनाई है अपने प्रक्रिया नियमों के तहत। तो फिर से एक बार समझे, यदि सदन का अध्यक्ष अनुपस्थित है तो अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो उस स्थिति में क्या होगा, उसके लिए संविधान में आगे बताया गया है, यदि दोनों पद रिक्त हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद दोनों ही रिक्त हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति क्या करेगा, सदन की अध्यक्षता करेगा। और यदि हटाने का संकल्प है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को हटाने का संकल्प विचाराधीन है,
या फिर ये अपने कर्तव्यों को पालन अनुपस्थिति या एब्सेंटी के आधार पर ये अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है, उस स्थिति में सदन के प्रक्रिया नियमों द्वारा यह निर्णय किया जाएगा कि सदन की अध्यक्षता कौन करेगा। और सदन के प्रक्रिया नियमों के तहत दो चीजें बनी, एक तो लोकसभा की सभापति तालिका और दूसरी राज्यसभा की उपसभापति तालिका। यहां सभापति तालिका और यहां उपसभापति तालिका, दोनों में अंतर क्यों है? क्योंकि फिर से मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा में सभापति उपराष्ट्रपति पदेन के रूप में होता है, इसलिए यहां सभापति तालिका नहीं उपसभापति तालिका, और लोकसभा के मामले में सभापति तालिका। इसी प्रकार की व्यवस्थाएं विधानमंडल के संदर्भ में भी हमारे संविधान में की गई हैं कि किस किस प्रकार से यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। जैसे प्रावधान हमारे संसद के सदनों के संदर्भ में किए गए हैं, वैसे के वैसे ही प्रावधान क्या किए गए हैं विधानमंडल के संबंध में भी किए गए हैं। अंतर केवल क्या है, वहां पर हमने देखा था लोकसभा सभापति तालिका, तो यहां होगी विधानसभा सभापति तालिका, और वहां हमने देखी थी राज्यसभा की उपसभापति तालिका, तो यहां क्या होगी विधान परिषद की सभापति तालिका, क्योंकि विधान परिषद का सभापति पदेन नहीं होता है, वो सदस्यों के बीच में से ही चुना जाता है। अब हम बात करते हैं लोकसभा के मामले में तो लोकसभा तालिका, विधानसभा के मामले में सभापति तालिका, और राज्यसभा के बारे में उपसभापति तालिका, और विधान परिषद के मामले में सभापति तालिका क्या होती है। आइए बात करें। तो देखिए संविधान में इनका वर्णन नहीं किया गया है, जैसा मैंने आपको बताया था कि संविधान में इनका वर्णन नहीं है। इनका वर्णन किस में किया गया है? सदन के जो प्रक्रिया नियम है उन प्रक्रिया नियमों में किया गया है। तो लोकसभा के मामले में लोकसभा प्रक्रिया नियमों में और विधानसभा के मामले में विधानसभा प्रक्रिया नियमों में इनका क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। और इस सभापति तालिका में कितने लोग होते हैं? 10 लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं? 10 लोग होते हैं। यानी एक तालिका बनाई जाती है, एक सारणी बनाई जाती है, कितने लोगों की? 10 लोगों की। किसके द्वारा बनाई जाती है? लोकसभा सभापति द्वारा तो लोकसभा की तालिका बनाई जाती है, जबकि विधानसभा के सभापति द्वारा विधानसभा की तालिका बनाई जाती है। अधिकतम कितने लोग होते हैं इसमें? 10 लोग होते हैं, और ये 10 के 10 लोग लोकसभा या विधानसभा के क्या होते हैं? सदस्य। लोकसभा तालिका में लोकसभा के सदस्य, विधानसभा तालिका में विधानसभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। और इस तालिका से ही कोई व्यक्ति क्या करता है? लोकसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति पर या विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति पर क्या करता है, या उनको हटाने का संकल्प हो, दोनों को ही हटाने का संकल्प हो, या दोनों ही अपने पद से क्या हो? अनुपस्थित हो, तो उस स्थिति में इस सभापति तालिका के 10 व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार का प्रावधान राज्यसभा के बारे में उपसभापति तालिका में है, और विधान परिषद के मामले में सभापति तालिका में किया गया है। इनका भी वर्णन संविधान में नहीं है, इनका निर्माण किया गया है। वो कैसे किया गया है? राज्यसभा में तो राज्यसभा प्रक्रिया नियमों द्वारा, और विधान परिषद के मामले में विधान परिषद प्रक्रिया नियमों द्वारा इनका गठन किया गया है। और गठन किस प्रकार से किया गया है? राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो तो राज्यसभा की उपसभापति तालिका में, और जो विधान परिषद का सभापति होता है वो विधान परिषद की जो सभापति तालिका होती है उनमें कुछ सदस्यों को क्या करता है? नॉमिनेट करता है, कुछ सदस्यों की एक सारणी बनाता है। यहां तो दे दी गई अधिकतम 10 सदस्य होंगे, यहां संख्या नहीं दी गई है, केवल यह बताया गया है कि एक सारणी बनाई जाती है, और इस सारणी का कोई व्यक्ति ही सभापति और उपसभापति को जब हटाने का संकल्प होता है या वो अपने पद से अनुपस्थित रहते हैं, उस स्थिति में क्या रहते हैं? इस तालिका का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में या सभापति के रूप में, राज्यसभा सभापति के रूप में कार्य करता है, और विधान परिषद के मामले में विधान परिषद के सभापति के रूप में कार्य करता है। तो ये थी सभापति तालिका और उपसभापति तालिका के बारे में कुछ उपबंध। अब हम बात करेंगे इससे आगे संसद के जो अधिकारी हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में, और इसी तरह जो विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में भी बात करेंगे। तो हम अधिकारियों के वेतन भत्तों के साथ ही साथ किसके बारे में? जो विधानमंडल और संसद के जो सदस्य हैं, एमपी और एमएलए हैं, उनके वेतन भत्तों को भी देखने वाले हैं। यानी एमपी एमएलए के वेतन भत्तों के बारे में भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे संसद के जो अधिकारी होते हैं या विधानमंडल के जो अधिकारी होते हैं, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष,
सभापति और उपसभापति जो होते हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं संसद के अधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में और फिर बात करेंगे विधानमंडल के अधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में। तो देखिए, संसद के जो अधिकारी हैं, संसद के अधिकारी मतलब राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके जो वेतन का निर्धारण किया जाता है वो संसद द्वारा किया जाता है। और संसद इसका निर्धारण कैसे करती है? एक्ट बनाकर करती है। जब तक संसद ऐसा एक्ट नहीं बनाती है तब तक इनके वेतन भत्ते कैसे दिए जाएंगे? दूसरी अनुसूची में जो प्रावधान है उसके अनुसार दिए जाएंगे। और संसद ने इसके लिए जो एक्ट बनाया है उस एक्ट का नाम है सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ ऑफिसर्स एक्ट 1953। तो इस एक्ट के द्वारा इनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। विधानमंडल के मामले में यही प्रावधान किए गए हैं कि जब तक विधानमंडल इस मामले में एक्ट ना बनाए तब तक ये वेतन भत्ते किसके अनुसार दिए जाएंगे? दूसरी अनुसूची के अनुसार दिए जाएंगे। और विधानमंडलों ने इसके लिए सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स एक्ट 1953 बनाया। तो इस प्रकार से बात करी हमने संसद के अधिकारियों के वेतन और भत्तों के बारे में। दूसरी तरफ हम बात करेंगे संसद के सदस्यों के जो वेतन और भत्ते होते हैं उनका निर्धारण कैसे किया जाता है। तो उनका निर्धारण संसद सदस्यों का तो निर्धारण कैसे करता है? संसद विधि बनाकर करती है। और विधानमंडल सदस्यों का यानी एमएलएज के वेतन भत्तों का निर्धारण विधानमंडल विधि बनाकर करता है, एक्ट बनाकर करता है। यह बात हुई वेतन और भत्तों के बारे में। संसद के अधिकारी और संसद के जो सदस्य होते हैं उनके वेतन भत्तों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है और उनमें क्या मूलभूत अंतर है वो इस टेबल के माध्यम से हमने देखा। अब हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, कुछ विशेष तथ्यों के बारे में, जो विशेष तथ्य इनके बारे में जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला, ये जो तथ्य हैं ये संविधान में वर्णित नहीं है। इनको किसके द्वारा बनाया गया है? लोकसभा प्रक्रिया नियमों के तहत कुछ बातें लोकसभा और राज्यसभा के बारे में कही गई हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी बातें। सबसे पहले, लोकसभा के जो अध्यक्ष की चुनाव, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की जो तारीख होगी वो किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन ये संविधान में नहीं कहा गया, ये किसमें कहा गया है? लोकसभा प्रक्रिया नियमों में। इसी प्रकार उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? अध्यक्ष के द्वारा। यानी अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तो कौन निर्धारित करेगा? राष्ट्रपति। और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करेगा? अध्यक्ष। राज्य के मामले में यदि हम देखें तो अध्यक्ष के चुनाव की तारीख तो कौन निर्धारित करेगा? राज्यपाल। और उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करेगा? संबंधित सदन का जो अध्यक्ष है वो। इसी प्रकार सदन के भीतर जो सदन का अध्यक्ष होता है वो संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है, अर्थात संवैधानिक प्रावधानों के अंतिम निर्णय, अंतिम व्याख्या सदन के अंतर्गत किसके द्वारा की जाएगी? सदन के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारतीय संसद समूह और जितने भी विधानसभाएं हैं उनके जो पीठासीन अधिकारी हैं उस समूह का क्या होता है? पदेन सभापति होता है, पदेन सभापति होता है। इसी प्रकार लोकसभा का जो अध्यक्ष का पद है या राज्यसभा के अध्यक्ष का जो पद है वो किसके बराबर होता है? मंत्रियों से ऊपर होता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समकक्ष होता है। राज्य के विधानमंडलों के मामले में विधानमंडल अध्यक्ष का पद चीफ जस्टिस जो वहां के हाईकोर्ट के होते हैं उसके इक्विवेलेंट होता है और सभी मंत्रियों से उसका पद क्या होता है? ऊपर होता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन ये सभी बातें, सभी की सभी बातें संविधान में नहीं बताई गई, ये सदन के प्रक्रिया नियमों में बताई गई हैं। इसी प्रकार सदन का जो अध्यक्ष है वो सदन की गुप्त बैठक बुला सकता है और सदन के अध्यक्ष की क्या नहीं की जा सकती? सदन में आलोचना नहीं की जा सकती है। सदन का जो अध्यक्ष होता है वो संविधान का अंतिम व्याख्याकार तो होता ही होता है और उस सदन के नियमों का भी अंतिम व्याख्याकार होता है। यदि अध्यक्ष को अपने पद से हटाना है तो बाकी की प्रक्रिया तो हमने संविधान में देख ली थी, लेकिन सदन के प्रक्रिया नियमों में एक चीज और निर्धारित यहां की गई है कि 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। यानी यदि किसी सदन के अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का संकल्प लाना है तो उसके लिए पहले उस सदन के 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, संविधान में नहीं कही गई। संविधान में तो प्रक्रिया बताई गई है कि किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा,
लेकिन यहां यह बताया गया है सदन के नियमों के अंतर्गत कि हटाने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। इसी प्रकार लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सामान्यतः हम समझते हैं कि अध्यक्ष के अधीन होता है, लेकिन लोकसभा का उपाध्यक्ष या विधानसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीन नहीं होता। इसी प्रकार उपसभापति सभापति के अधीन नहीं होता। ये थे कुछ प्रमुख तथ्य जो संविधान में तो नहीं बताए गए लेकिन सदन की प्रक्रिया नियमों में बताए गए हैं। अब हम बात करेंगे संसद और विधानमंडल के सचिवालय के बारे में। तो देखिए, संसद का और विधानमंडल का अपना अपना क्या होता है, एक सचिवालय होता है। तो प्रत्येक सदन के क्या होते हैं, अलग अलग सचिवालय कर्मचारी होते हैं, लेकिन दोनों सदनों के लिए एक सचिवालय भी काम कर सकता है। अलग अलग सचिवालय होंगे लेकिन दोनों सदनों के लिए कुछ पद संयुक्त रूप से भी क्या कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं। सचिवालय में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी भर्ती व नियुक्ति का जो तरीका होता है वो संसद विधि बनाकर तय करती है। संसद विधि बनाकर या एक्ट बनाकर तय करती है। संसद ऐसी विधि जब तक नहीं बनाएगी तब तक जो अध्यक्ष होता है सदन का वो उसके परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनसे भर्ती और नियुक्ति होती है। तो सदन के सचिवालय होगा, सचिवालय में भर्ती और नियुक्ति कैसे होगी, संसद विधि बनाकर निर्धारित करेगी उसका तरीका। जब तक ऐसी विधि नहीं बनती है तब तक राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों से भर्ती होगी, लेकिन वो नियम अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाएंगे। विधानमंडल के बारे में भी यही व्यवस्थाएं हैं कि अलग अलग सचिवालय होंगे। विधान परिषद और विधानसभा के एक साथ भी कार्य कर सकते हैं सचिवालय दोनों सदनों के लिए। भर्ती जो है उसके नियम किसके द्वारा बनाए जाएंगे, विधानमंडल विधि बनाकर बनाएगा। जब तक ऐसी विधि नहीं बनती है तब तक राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा ये भर्ती होगी और इसके लिए राज्यपाल क्या करेगा, परामर्श लेगा सदन के अध्यक्ष से। तो ये थे सचिवालय के बारे में कुछ प्रावधान। तो आज की क्लास में हमने संसद के अधिकारियों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की कि संसद के अधिकारी कौन कौन होते हैं, इनके पद रिक्त कैसे हो जाते हैं, पद रिक्तता की स्थिति में कौन व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, इनके वेतन और भत्ते क्या होते हैं, ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, इन सभी के बारे में हमने आज की क्लास में चर्चा की। आशा है कि इस चर्चा के माध्यम से आपकी इस विषय में जो समझ है वो बेहतर रूप से विकसित हुई होगी। इसी आशा के साथ मिलते हैं फिर से अगली क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।